मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कोरोना आपदा में अवसर लेके भाजपा के लोग भारतीय झूठ पार्टी, इनको हम लोग कभी भाजपा नहीं कहते, भारतीय झूठ पार्टी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाना इनका रोजगार है, तो उन्होंने उसको अपने तरीके से फैलाया। लेकिन नमस्कार, अपना विंद से मैं अंशुक गौतम आपका अभिनंदन करता हूं। और आज एक ऐसी चेहरे से हम आप सभी को मुखातिब कराएंगे जो जनहित मुद्दे पर हमेशा अग्रणी रहती हैं, चाहे वो विंद की बात हो, चाहे प्रदेश की बात हो, चाहे देश की बात हो। वो चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो व्यक्तित्व, वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। अगर विंद में जनहितार्थ कार्यों के लिए जो नेत्री आगे जानी जाती हैं, वो नाम, वो चेहरा कविता पांडे जी हमारे साथ हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ अपना विंद के माध्यम से आपका। और सबसे पहले मैं राजनीतिक मुद्दों की ओर रुख करूंगा। हाल ही में आपके सत्ता पलट पर कमलनाथ जी ने विंद को जिम्मेदार ठहराया है कि अगर सत्ता पलट हुआ है तो वो विंद की वजह से है। इस पे आपका दृष्टिकोण क्या है? आपने उसको शायद आपसे समझने में गलती हुई है। कमलनाथ जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी भारत के सर्वश्रेष्ठ सांसदों में शुमार रहे हैं। उनको लगातार बेस्ट सांसद का अवार्ड मिलता रहा है, सर्वश्रेष्ठ काम किया है उन्होंने। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कन्यादान विवाह योजना, लड़कियों को शिवराज सरकार में बड़े मामा बनते थे, 21,000 रुपए वो भी अपने व्यापारी मित्रों को दे देते थे। वो उसकी गिलिट की पायल, गिलिट का मंगलसूत्र, टूटा कुकर दे के पैसे को खत्म करते थे। कमलनाथ जी ने कन्यादान विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए हितग्राही जो गरीब कन्या थी उसके खाते में डाला। 100 रुपए में 100 यूनिट वृद्धावस्था पेंशन जो सदियों से, हमको लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी आई थी 300 रुपए मिला करता, उसको दुगना कर दिया, 600 रुपए कर दिया। जनहितकारी और जनहितैषी निर्णयों के कारण मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जनता में 8 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं। लेकिन शिवराज मामा जल बिन मछली तड़पे, ऐसे मुख्यमंत्री पद बिना तड़प रहे थे। तो यहाँ से वहाँ से भानुमति का कुंबा जोड़ा, इसको उसको खरीदा और 2-4 भीतर घाती मिल गए उनको, उन्होंने सरकार बनाई। एक बात तो तथ्य है, सत्य है, आप भी जानते हैं कि विंध्य प्रदेश में 28 सीटें थी, उसमें से हम लोग सिर्फ 3 सीट पाए और उसका लंबा खामियाजा कांग्रेस को हुआ। यदि विंध्य प्रदेश से भी ज्यादा सीटें जीते होते तो निसंदेह सरकार मजबूत स्थिति में होती, और उनका ऐसा ही विचार था और ऐसा ही मंतव्य था। लेकिन क्योंकि भाजपा के लोग भारतीय झूठ पार्टी, इनको हम लोग कभी भाजपा नहीं कहते, भारतीय झूठ पार्टी जो लगातार सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाना इनका रोजगार है, तो उन्होंने उसको अपने तरीके से फैलाया। लेकिन कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के दिलों में राज करते हैं, इनका झूठ नहीं चल पाएगा। ये राजनीतिक की अगर बात करें, राजनीति की अगर बात करें, आप पहली बार अपना विंद के चैनल के माध्यम से लोगों से रूबरू होंगे और लाखों के दर्शक हैं, लाखों के संख्या में दर्शक हैं। सबसे पहले मैं इस राजनीति की ओर रुख कैसे हुआ, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि आपका इस राजनीतिक पटल पर, राजनीतिक क्षेत्र पर और विंद के उन तमाम हस्तियों में अब आपका नाम आता है जो हमेशा सुख दुख में तमाम लोगों के साथ रहते हैं। तो राजनीतिक रुख कैसे हुआ आपका? श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी जी मेरे बड़े पिताजी हैं और मेरा उसी घर में लालन पोषण हुआ है। हम लोग ने जैसे सबके परिवार में होता है कि 2-4 लोग खाना खाते हैं, हम लोग ने कभी इस तरीके से खाना नहीं खाया। हमारे घर में बचपन से, जब से मैं बड़ी हुई, तो एक गैस चूल्हा था, उसमें पीतल के इतने बड़े बड़े गंजे चढ़े होते थे और लगभग 100 लोग टाटपट्टी बिछती थी, हम लोग भोजन करते थे। तो हम लोग, हमारा जन्म और हमारा पालन पोषण ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हुआ। 100, 150, 200 लोगों का रोज भोजन होना, टाटपट्टी में पूरे टाइम भीड़ जमा होना, पूरे टाइम 5 साल हम लोग चुनाव लड़ना और उसी को जीते और मरते थे। आज की तारीख में श्रीनिवास तिवारी जी जैसा कोई नेता नहीं है जिसके घर इतने ज़्यादा कार्यकर्ताओं का भोजन है। ऊपर का जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है मैया का घर, उसमें चाहे सिरमौर, चाहे जवा, चाहे मनगवा, जहाँ के कार्यकर्ता आते थे अटैची लेके और बाहर से सीधे ऊपर चढ़ जाते थे और वो टिके रहते थे, बसे रहते थे। जिले भर के कार्यकर्ता का निवास होता था, वो सब हम लोग के भाई बहन होते थे। तो हमने राजनीति को बचपन से ही
ओढ़ा और बिछाया है। और उसके बाद पंडित अच्युतानंद मिश्रा जी लगातार देवतलाऊ और मऊगंज से 6 बार एमएलए रहे, मामा एमएलए रहे, बड़े भाई सुंदरलाल तिवारी जी सांसद रहे और बड़े कक्का नगर निगम अध्यक्ष रहे। 99 में जब मैं तो एक्चुअली वकील हूँ और वकालत ही करती थी, मैं तो क्रिमिनल की लॉयर, अच्छे बड़े वकीलों में नाम था। और अचानक जब मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज के कारण महिला आरक्षण हुआ, जो हमारा महिया वार्ड है, जो मेरा घर है, वहाँ पर महिला सीट हुई। तो मेरा तो कोई चुनाव का कोई इरादा नहीं था। उसके पहले मैं स्कूल और कॉलेज में अध्यक्ष और सेक्रेटरी हुआ करती थी, लेकिन फ्रंट लाइन पॉलिटिक्स में आने का कोई ऐसा ना तो इरादा था ना कोई विचार था। लेकिन महिला आरक्षण के कारण बहुत सारी हमारी जैसी महिलाएं चुनाव लड़ी हैं और उसके बाद जो यात्रा चालू हुई वो अनवरत, निरंतर और गतिमान है। और मैं राजनीति करती नहीं हूँ, मैं प्योर समाज सेवी भी हूँ, विशुद्ध समाज सेवी हूँ। आज भी हृदय में संवेदनशीलता है, हर गरीब गुरबा का आंसू पहुँच सकूं, उसका दुख दर्द बांट सकूं, यही मेरे जीवन का ध्येय और उद्देश्य है। राजनीति को मैंने कभी साधन नहीं माना, साध्य माना कि इनके माध्यम से दरिद्र नारायण और गरीब की मदद हो पाए, इसी निहितार्थ में काम करती हूँ। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने महंगाई डायन खाया जात है का नारा लेकर, और अभी जो पेट्रोलियम महंगा हुआ है उस पर आप तमाम पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ ये महंगाई डायन कब तक खाएगी। और एक और जो प्रमुख विषय है, हाल ही में चाहे वो ग्रेजुएशन का आखिरी पड़ाव हो, यानी कि तीसरा वर्ष हो, या कि 12वीं के बच्चे हैं जो किसी भी परीक्षा को दिए बगैर वो अगले पायदान पर चले गए हैं, यानी कि 12वीं के बच्चे अब ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन होगा। कई ऐसी परिस्थितियां हैं देश में, कई ऐसे हमारे पंचायत में भी, हमारे प्रदेश में ऐसी कई नौकरियां हैं, ऐसे कई प्रवेश परीक्षाएं हैं, ऐसे कई कॉलेजों में प्रवेश होते हैं जो 12वीं के मार्कशीट के आधार पर होते हैं, ग्रेजुएशन के आखिरी पड़ाव के, उनके फाइनल के अंक के आधार पर होते हैं। तो अब ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जाएगी उसके हिसाब से अब नौकरियां मिलेंगी, या कि उसके हिसाब से अब एडमिशन होंगे, प्रवेश होंगे? मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कोरोना आपदा में अवसर लेके आया है। पूरे देश में जिस तरीके से लूटपाट की गई है, बच्चों का करियर खत्म किया गया है, पढ़ाई लिखाई ठप करा दी गई है। आप देखते होंगे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है तो ये धड़ाधड़ रैलियां करते हैं, और इधर जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा ही वो सर्वश्रेष्ठ धन है जिसके तहत हम आगे जाते हैं, चाहे आप हो हम हो। आज जब शिक्षित राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, दुनिया में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे 2012 में ही, हम देश के दुनिया के 30 नंबर के महाशक्ति बन गए थे। आज हम बांग्लादेश से नीचे हमारी जीडीपी है, जो अभी हम इंदिरा जी ने 50 साल पहले वो देश बनाया था 1971 में, आप याद कीजिएगा। तो आज उस देश के नीचे हमारी जीडीपी आ गई, तो ये हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। शिक्षित यदि रहेगा राष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी के जो चालाकियां हैं वो पकड़ लेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, तो ये स्कूल परीक्षाएं बंद करा देते हैं। 2-2 साल हो गया, दमोह में चुनाव होता है तो ये दमोह में लॉकडाउन नहीं करते, लेकिन पूरे देश में करते हैं। और पश्चिम बंगाल की रैलियां तो आपने देखी ही होंगी, कुंभ में लाखों लाख करोड़ लोग वहां पर नहा रहे हैं, तो बिल्कुल कोरोना नहीं फैलता। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा। तो ये इनका दोहरा जो चरित्र है और जो दोगले मापदंड हैं, ये दुखद हैं। और मैं बिल्कुल दावे से कहती हूँ कि जानबूझकर ये इस तरीके से करते हैं ताकि बच्चे पढ़े ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भरोसा तभी कोई कर पाएगा जब वो अनपढ़ होगा। पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि किस तरीके से हिंदू मुस्लिम में जाति धर्म और समाज के बीच में विग्रह फैलाने का काम जो कर रही है भाजपा, तो वो अनपढ़ आदमी इनकी बात पर भरोसा करेगा। जिस दिन जरा भी शिक्षित होगा इनकी बात, उसको पता चलेगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन छोटे छोटे देशों से हमारी यदि जीडीपी नीचे है तो इसका जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार और मोदी जी इसके जिम्मेदार है। दूसरी बात, आपने बात कही कि महंगाई डायन खाई जाती। आप याद कीजिएगा कि 65 रुपया लीटर 2012 में पेट्रोल बिकता था, डीजल इससे भी कम था। कच्चे तेल के दाम $157 क्रूड ऑयल मिला करता था एक बैरल। तब महंगा कच्चा तेल खरीद के और सस्ता पेट्रोल कांग्रेस पार्टी मनमोहन सिंह जी दिया करते थे आपको हमको।
क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए हमें महंगा भी खरीदना पड़े, क्योंकि ये लोक मंगल लोक कल्याण का काम है। तो महंगा कच्चा तेल खरीद के सस्ता पेट्रोल बेच दिया करते थे। लेकिन आज ये सस्ता, आपको जानकर आपको पता ही होगा कि जीरो में अभी कोरोना के टाइम में जो कच्चे तेल के क्रूड ऑयल उत्पादक राष्ट्र हैं, उन्होंने कहा था कि चाहे जितना कच्चा तेल उठा ले जाओ, और 10 रुपया जो 157 रुपये डॉलर प्रति बैरल क्रूड ऑयल बिका करता, तो वो 10 रुपये 20 रुपये मिला। उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जो ऑयल पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, मोदी जी, इन लोग ने काफ़ी मात्रा में इसका संग्रह किया। और आप याद कीजिएगा कि पेट्रोलियम मंत्री ने ये वादा किया था कि कच्चे तेल के दाम महंगे होंगे तो डीजल पेट्रोल के दाम महंगे होंगे, कच्चा तेल सस्ता होगा तो लाभ मिलेगा, और हम फ्लैक्सी रेट बनाएंगे। लेकिन महंगा होता है तब तो महंगा होता है, लेकिन सस्ता का आज जब कच्चा तेल जमीन में लौट रहा है तो सस्ते का हमें लाभ नहीं मिल रहा। आज रीवा में 107 रुपया और 50 पैसे के लगभग पेट्रोल का रेट है, 100 के लगभग डीजल होने की कगार पर है। आपको मैं बता रही हूँ कि 27% डीजल का जो उपभोग करता है वो किसान है। यदि देश का जो अन्नदाता है उसको डीजल हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उसका जब गल्ला महंगा हो जाएगा, आप परिवहन महंगा हो जाएगा तो सब्जी बाजी महंगी होगी, अनाज महंगा होगा, हर सामान परिवहन से जुड़ा है, क्योंकि परिवहन महंगा होगा तो हर चीज़। आज महंगाई की मार से आम जनता कराह रही है, त्राहिमाम की स्थिति है, लेकिन मोदी सरकार के कान में कतई जू नहीं रह गई। ये मदमस्त है, ये मदमस्त है। आपको कभी ये हिंदुत्व पे, कभी हिंदू मुस्लिम पे, कभी पाकिस्तान पर, इस तरीके के वाहियात मुद्दों पर जिससे देश की जनता का कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं होता, और ये भयादोहन करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं और उस झूठ की खुशफहमी में ख्याल पाल के रखते हैं। इनका वही हाल होगा जो शाइनिंग इंडिया और भारत चमकता का हुआ था। झूठ के सपने मत दिखाओ, झूठ बेचने वाले सतर्क हो जाओ। देश की 135 करोड़ आबादी तुमको ध्यान से देख रही है कि तुम किस तरीके से आम आदमी का जेब काट रहे हो। अगर राजनीतिक मुद्दों की बात छोड़ें, राजनीति से परे अगर बात करें, एक विशेष मुद्दा हमारे विंध्य में है। अगर भाजपा, कांग्रेस, ये तमाम राजनीतिक दलों को अगर किनारे करें तो एक हमारे तात्कालिक में थोड़ी सी चिंगारी उठी है। वो भारतीय जनता पार्टी के ही नारायण त्रिपाठी जी, मैहर विधायक, उनके नेतृत्व में पृथक विंध्य प्रदेश, हालांकि जो हमारी जानकारी उसके पहले भी कई बार पृथक विंध्य प्रदेश की मांग हुई थी। एक बार विंध्य प्रदेश बना हुआ था, इसके बाद विलय हुआ, फिर पृथक होने की जो चिंगारी उठ रही है, तो आपको क्या लगता है इसमें कितना अग्रणी दलों का साथ होगा, कितना आप तमाम लोगों का साथ होगा इसमें, या कितने अग्रणी आप लोग होंगे? मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री श्रीनिवास तिवारी जी रीवा के थे, विंध्य के थे, और 2002 में ही विधानसभा में ये अशासकीय संकल्प लेकर आए थे कि पृथक विंध्य प्रदेश बने। वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2003 में सरकार आ गई। अशासकीय संकल्प विधानसभा में आज भी पेंडिंग है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही छोटे राष्ट्रों, छोटे राज्यों के लिए सोचती रही है। छत्तीसगढ़ बनाया है, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, आपको याद होगा, और कांग्रेस की सरकार के समय ही विंध्य प्रदेश का शासकीय संकल्प पारित हुआ था। तो आज भारतीय जनता पार्टी के या विंध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो सब एक साथ हैं, एक मत हैं कि यदि विंध्य प्रदेश बनाते हैं तो हम उनके साथ होंगे, और हम सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज आप पूरे मध्य प्रदेश में देखते हो कि विंध्य प्रदेश की बात करें, रीवा में टोनसाइडल प्रोजेक्ट हो, सिगरौली के जो हमारी परियोजनाएं हैं, कोल ब्लॉक्स हो, माइनिंग की बात हो, लाइम स्टोन हो, पन्ना का हीरा हो, सिगरौली का कोयला हो, तो जितना लाइम स्टोन, अभी बॉक्साइट मिला है चोरगढ़ी के आसपास, और अभी रीवा जिले में हीरे की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता की सूचना मिली है। तो जितना माइनिंग है, जितना कोल ब्लॉक है, टोनसाइडल प्रोजेक्ट है, बिजली है, जो संसाधन है वो विंध्य प्रदेश के हैं, और वो हमारे संसाधनों से मौज छान रहा है संपूर्ण मध्य प्रदेश। और हमारा जो हिस्सा है वो डेवलपमेंट में हमारा
हमारा हिस्सा नहीं मिलता। विंध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मार से परेशान है। सारा हमारी कमाई, घर के लड़का गोही चाटे मामा खाए मामट, तो विंध्य प्रदेश की जो कमाई है वो पूरा मध्य प्रदेश खाता है। हमारे मध्य प्रदेश की जो सोलर परियोजना है वो एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है, उससे दिल्ली का मेट्रो चलता है। और रीवा वालों को उसमें 9 रुपया 9.5 रुपया हमको बिजली मिलती है। विंध्य प्रदेश वालों को हमारी छाती पर वो गाड़ा गया है, हमारे गुड़ में हमारी छाती पे गड़ा सोलर प्लांट। और मेट्रोस को, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में 2 रुपया 19 पैसा में वो बिजली दी जाती है, लेकिन हमें 9.5 रुपए में बिजली दी जाती है। तो यह अन्याय और अत्याचार जो विंध्य प्रदेश के साथ लगातार चला जा रहा है, इसका मैं विरोध करती हूँ। और यदि किसी प्रकार का शिवराज सिंह आपके अंदर जरा भी हमारा हिस्सा आप लिखिए कि विंध्य प्रदेश कितना कमाता है, और वो हमारा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो हमारी चीज़ें हमें दीजिए ना भाई। हमारे जो विंध्य प्रदेश के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। हमारे यहाँ के लड़के कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं सूरत चौकीदारी करने जाते हैं, बेचारे होटलों में काम करते हैं। आप दुनिया में कहीं चले जाइए तो हमारे बच्चे हमें दिखाई देते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में, विश्व में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तमाम वैश्विक स्तर में IT प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा विंध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो देश दुनिया में काम करते हैं, उनको यहाँ कोई अवसर नहीं मिलता। तो मैं शिवराज सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ विंध्य की बेटी होने के लिए कि आज हमारा जो हिस्सा है हमें वापस कीजिए महाराज। हमारे हिस्से से तो आप मौत छान रहे हैं और हमारे बच्चे बेचारे अनाथ हैं। और आखिरी में अपना विंध्य के माध्यम से आप पहली बार मुखातिब हो रही हैं, मैं चाहूँगा एक शुभकामना संदेश हमारे विंध्य के तमाम दर्शकों के लिए। निश्चित रूप से अपना विंध्य मेरे जीवन का बहुत बड़ा सपना है। मैं अपने जीते जी विंध्य बने, इसकी मैं कोशिश कर रही हूँ। आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ विंध्य शब्द लिखा होता है हम लोग आनंदित, आह्लादित और प्रसन्न होते हैं। और बघेली भाषा के लिए यदि कुछ कर पाऊँ अर्चित और प्राप्ति, आप सबसे भी हम अनुरोध करती हूँ। आप युवा बच्चे हैं और देश भर में जिस तरीके से भोजपुरी, जौनपुरी, राजस्थानी और जो बोली भाषा है लगातार उस पर लोग काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि बघेली अपने राष्ट्रीय क्षितिज को प्राप्त करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उकेरी जाए। इस बात की मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आप जैसे युवा जब कुछ करने के निकलते हैं तो निश्चित रूप से आसमान मुट्ठी में लेने की आपकी कोशिश होती है। आपकी यह बड़ी बहन आपके साथ सदा आपके पीछे खड़ी मिलेगी, जब भी अपना विंध्य को और अपने समग्र जो विंध्य प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए आप कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो निसंदेह मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा आपके साथ रहेगा।